पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आकृति में आपको कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आकृति में हमें सबसे पहले दिया गया है 3, 3 के बाद में दिया गया है 5, 5 के बाद में दिया गया है 8, 8 के बाद में दिया गया है 13, 13 के बाद में दिया गया है 22 और 22 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 3, 3 के बाद में दिया गया है 5, 3 से 5 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 3 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 3 दूना के 6 और 6 में से यदि हम 1 को कम कर दें तो बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 8, 5 से 8 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 5 का कर दें 2 गुना तो बन जाएगा 10 और 10 में से यदि हम 2 को कम कर दें तो बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 13, 8 से 13 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम यहाँ पर क्या कर दें 8 का 2 गुना कर दें तो बन जाएगा 8 दूना के 16 और 16 में से यदि हम 3 को क्या कर दें माइनस कर दें तो बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से बन रहा है 22, 13 से 22 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 13 का क्या कर दें 2 गुना तो बन जाएगा 26 और 26 में से यदि हम -4 कर दें तो बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 22 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सभी का 2 गुना किया गया है तो यहाँ पर हम 22 का भी क्या कर देंगे 2 गुना। फिर ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 को घटाया गया है, उसके बाद में 2 को घटाया गया है, उसके बाद में 3 को घटाया गया है, 3 के बाद में 4 को घटाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 को घटा देंगे। तो मेरे भाई 22 का 2 गुना करेंगे तो 22 का 2 गुना बन जाएगा कितना 44। ठीक है, और 44 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 44 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 39। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 39। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 39 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर बिहार जीविका एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके बिहार जीविका एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को फटाफट से ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2 के बाद में दिया गया है 6 के बाद में दिया गया है 18 के बाद में दिया गया है 54 के बाद में दिया गया है 162 और 162 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 2 से बन रहा है 6, 2 से 6 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 2 का क्या कर दे 3 गुना तो बन जाएगा 2 तिया के 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 18, 6 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 का क्या कर दे 3 गुना तो बन जाएगा 6 तिया के 18। फिर देखिए 18 से बन रहा है 54, 18 से 54 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 18 का भी क्या कर दे 3 गुना तो बन जाएगा 18 तिये 54। फिर देखिए 54 से कितना बन रहा है 162, तो 54 से 162 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यदि हम 54 का क्या कर दे 3 गुना तो यहाँ पर बन जाएगा 54 तिये 162। फिर मेरे भाई इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 162 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यहाँ पर सभी का 3 गुना किया गया है तो 162 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम 162 का भी क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 162 का 3 गुना करेंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 3 दूना के बन जाएगा 6, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 6 तिया के 18, 18 का हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद में हासिल 1, फिर बन जाएगा 3 एकम 3 और 1 हासिल 4, ठीक है। यानी कि 162 का 3 गुना बन जाएगा 486। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 486। अब हमें देखना है कि 486 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो आंसर संख्या 486 में दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जिस भी सीरीज के अंदर आपको डबल प्रश्न चिन्ह दिए जाएं उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर। यानी कि इस सीरीज के अंदर हमें डबल प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं, यानी कि सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर। कैसे देखिए, ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 46 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 47 से। 46 से 47 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 46 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 46 और 1 मिलकर बन जाएगा 47। फिर देखिए 47 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 49 से। 47 से 49 कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, यदि हम 47 में क्या कर दें +2 कर दें तो 47 और 2 मिलकर बन जाएगा
49। फिर देखिए 49 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ध्यान से देखिए। 46 से 47 बना कैसे, +1 करने से। 47 से 49 बना कैसे, +2 करने से। तो 49 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यहां पर कंटिन्यू चल रहा है, +1 +2, अब आगे क्या हो जाएगा, +3। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 49 के अंदर +3 कर देंगे तो 49 और 3 मिलकर बन जाएगा 52। यानी कि इस पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 52। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो सीरीज छूट गए उसको सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, 50 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे बन रहा है 55। 50 से 55 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। यदि हम 50 में क्या कर दें, +5 कर दें तो 50 और 5 मिलकर बन जाएगा 55। फिर देखिए 55 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है, 61। 55 से 61 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 55 में क्या कर दें, +6 कर दें तो 55 और 6 मिलकर बन जाएगा 61। इसी प्रकार से देखिए 61 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो ध्यान से देखिए 50 से 55 बना कैसे, +5 करने से। 55 से 61 बना कैसे, +6 करने से। अब 61 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहां पर भी संख्या कंटिन्यू चल रही है, +5 +6। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, आगे हो जाएगा +7। यानी कि यदि हम 61 के अंदर क्या कर दें, +7 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो 61 और 7 मिलकर बन जाएगा 68। यानी कि दूसरे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 68। अब हमें देखना है कि 52 68 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 52 68 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 28 का संबंध है 30 के साथ में और 49 का संबंध है 39 के साथ में, उसी प्रकार से 77 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 28 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। फिर मेरे भाई उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 49 से यहाँ पर 39 कैसे बना है। फिर यहाँ पर हम बताएंगे उसी प्रकार से कि 77 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए 28 से यहाँ पर 30 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 28 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो ध्यान से देखिए 28 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 8 मिलकर बन जाएगा 10 और 10 से 30 बनाने के लिए 10 का किया गया है 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा 10 तिया के 30 और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने 30 दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 49 से यहाँ पर 39 इसी प्रकार से बना है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए 4 और 9 मिलकर बन जाएगा कितना, 13, ठीक है। अब 13 से 39 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए 13 का भी क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो बन जाएगा 13 तिये 39 और मेरे भाई ध्यान से देखिए 39 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 77 के अंदर है और 77 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 77 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए 7 और 7 मिलकर बन जाएगा
14। अब सभी का 3 गुना किया गया है तो 14 का भी क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 14 तिये 42, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 42 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि THREE को GSIVV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो WOMAN को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि THREE को यहां पर GSIVV के रूप में कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि WOMAN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि THREE को यहां पर क्या लिखा गया है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई THREE को लिखा गया है GSIVV। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई THREE को यहां पर GSIVV कैसे लिखा गया है। यदि आप इन सभी अल्फाबेट लेटर को ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। यानी कि मेरे भाई ध्यान से देखिए टी के अपोजिट क्या है जी, या टी का विपरीत क्या है जी। उसी प्रकार से देखिए एच का विपरीत है एस, आर का विपरीत है आई, ई का विपरीत है वी, उसी प्रकार से इस ई का विपरीत भी है वी। यानी कि मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, यहां पर टी आर यानी कि THREE 3 शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी अल्फाबेट लेटर के अपोजिट लेटर यहां पर लिखे गए हैं। अब उसी प्रकार से यहां पर आपसे पूछा गया है कि वुमेन शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनके अपोजिट लेटर क्या होंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर है डब्लू, डब्लू का अपोजिट क्या होता है, तो ध्यान से देखिए डब्लू का अपोजिट होता है डी। अब अपोजिट का कैसे पता करेंगे, तो जिन दो अल्फाबेट लेटर की संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाए 27। समझना वो एक दूसरे के क्या है अपोजिट यानी कि विपरीत है। जैसे ध्यान से देखिए डब्लू आता है 23 नंबर पर है, अब 23 के अंदर +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। 4 नंबर पर आता है डी। उसी प्रकार से क्या है डब्लू के बाद में है ओ का अपोजिट क्या होता है, तो मेरे भाई ओ का अपोजिट होता है एल, यानी कि ओ आता है 15 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर है। 12 और 15 को जोड़ेंगे आपस में तो हो जाएगा 27। उसी प्रकार से देखिए एम का अपोजिट क्या होता है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एम का अपोजिट होता है एन, यानी कि एम आता है 13 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर। 13 और 14 आपस में मिलकर बन जाएगा कितना 27। फिर देखिए ए आता है 1 नंबर पर है, अब ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट होगा जेड, यानी कि ए आता है 1 नंबर पर, 1 के अंदर +26 कर देंगे तो 1 और 26 मिलकर बन जाएगा 27। फिर क्या है एन, एन का अपोजिट क्या होता है, तो मेरे भाई एन का अपोजिट होता है एम, यानी कि एन आता है 14 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर। 13 और 14 को आपस में जोड़ेंगे हो जाएगा 27, यानी कि WOMAN इन सभी के अपोजिट लेटर होंगे DLNZM, यानी कि वुमेन को लिखा जाएगा DLNZM। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है DLNZM, ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी चंपारण। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था बख्तियार खिलजी ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन बी है कृषि सुधार, ऑप्शन सी है शिक्षा विस्तार और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य सुधार। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है नीलगाय और ऑप्शन डी है गाय। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बिहार राज्य का राजकीय पशु है गंगा डॉल्फिन। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गंगा नदी में पाया जाने वाला अनोखा जीव कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि गंगा नदी में पाया जाने वाला अनोखा जीव कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गंगा नदी में पाया जाने वाला अनोखा जीव है गंगा डॉल्फिन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार राज्य का कौन सा शहर विद्या का केंद्र कहलाता है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है राजगीर और ऑप्शन डी है भागलपुर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बिहार राज्य का नालंदा शहर विद्या का केंद्र कहलाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है कांग्रेस, ऑप्शन बी है जनता दल, ऑप्शन सी है भारतीय जनसंघ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बिहार की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार राज्य के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि बिहार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बिहार राज्य के किशनगंज जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शेरशाह सूरी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शेरशाह सूरी का समाधि स्थल स्थित है कहाँ पर? सासाराम में। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर बिहार जीविका एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं और आप बचे हुए समय के अंदर अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमने आपके बिहार जीविका एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट मिलेगा आपको मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर। तो जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 19 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है, वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम से पहले जरूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर PDF सेट में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है नाभिक, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है नाभिक। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।